अब आता है कि अगर ये हमें टास्क करना है तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। आपको सिर्फ इतना सा दे दिया है, किसी इंटरव्यू में आप गए हैं और इंटरव्यू वाले ने बोला है कि आपको एक हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इंफ्रा क्रिएट करना है क्लाउड पे, तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स, आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। या सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो डिप्लॉय वेबसाइट्स वेब सर्वर इन क्लाउड with high availability and scalability infra. Got it? So deploy website in cloud with the help of high availability and scalability infra. तो ये हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या चीज? क्योंकि वेबसाइट तो बनेगी सर्वर के ऊपर, यस और नो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए ना अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, जितने भी सिनेरियोज हैं वो सारे आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि इफ़ यू रिमेंबर कि अगर हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पहले, सौरभ एनी क्वेश्चन आपका? सौरभ कोई क्वेश्चन है आपका? माइक ऑफ कर लो। गांधी जी अपने ये रहेंगे रोज क्लास में। सौरभ माइक ऑफ कर लो ना यार, एग्जिट हो गया, ज्वाइन करता रहेगा। सो नाउ गाइस दिस प्रोजेक्ट के हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, डिप्लॉय वेबसाइट। अगर आप सिंगल सर्वर्स लगाते हैं और उस पर्टिकुलर सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, एनी XYZ एप्लीकेशन यू कैन डिप्लॉय रिलेटेड टू द एनी कोड। तो आपको पता है कि अगर आप सिंगल एप्लीकेशन बनाते हो नाउ कि इट्स योर इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इज इट कॉल्ड ISP। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो आपका जियो, एयरटेल, वॉट एवर जो भी आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, दैट इज कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड नाउ यूर सिस्टम्स कनेक्टेड विद ISP, और आपने जो सिस्टम्स है आपका, वो आपका पर्टिकुलर ISP के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब हर सिस्टम पर जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो ईच एंड एवरी सिस्टम्स आपको 2 IPs मिलते हैं। एक आपका IP होता है LAN, एक आपको LAN IP मिलता है, गॉट इट, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राइवेट IP। LAN IPs को यू कैन कॉल अ प्राइवेट IP। और ये जो LAN IP होगा, ये IP आपका कौन सा होगा, जो आपको VPC के थ्रू मिलेगा, गॉट इट द पॉइंट। आपने अगर कोई VPC बनाया है तो प्राइवेट IP में हमेशा वही IP आएगा जो आपका VPC के अंदर होगा। नेटवर्किंग है क्लाउड की, VPC इज द नेटवर्किंग ऑफ क्लाउड। जो आपको पहली 2 वीडियोस दी है ना, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब सेकंड पॉइंट, एक यहाँ पर होता है WAN IP, अनदर इज अ WAN IP, जिसको गाइस यू कैन कॉल अ पब्लिक IP। इज इट क्लियर? WAN IPs को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक IP, जो रैंडमली आप जब एक्सेस करते हो तो आपको वो एक पब्लिक IP भी एलोकेट करता है। यानी कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर इन क्लाउड यू कैन फाइंड द 2 IP एड्रेसेस। इज इट क्लियर? इस पब्लिक IP को हम लोग कॉल करते हैं पब्लिक IP और इलास्टिक IP। इसको हम पब्लिक IP भी कॉल करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक IP भी कॉल करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक IP एंड इलास्टिक IP। नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को मैं बड़े धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को।
सो देयर इज अ वन क्वेश्चन कि यहाँ पर आपका एक पब्लिक आईपी और एक इलास्टिक आईपी निकल के आता है, तो क्वेश्चन निकलता है व्हाट इज द पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी। एक क्वेश्चन से यहाँ पे निकल आता है व्हाट इज आईएसपी। एक क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट इज प्राइवेट आईपी एंड यूज ऑफ द प्राइवेट आईपी। एक क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट इज पब्लिक आईपी एंड यूज ऑफ द पब्लिक आईपी। तो इफ आई मेंशन द एनी पॉइंट, वो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहूँगा वो अपने आप में एक सिंगल प्रोजेक्ट है, वो सिंगल अपने आप में एक टॉपिक है आईटी के अंदर। तो नाउ गाइस, अब आपका पैटर्न है कि नाउ you all are a users or your users are available in a different locations। आप यूजर्स हो और आप अलग अलग लोकेशन पे हो। नाउ यू कैन एक्सेस दिस मशीन्स ओवर द इंटरनेट। आप इस मशीन्स के, आप लोग भी क्या है, कनेक्टेड हो, लाइक यूज़र वन, लाइक यू एंड मी, हम लोग हैं, हम अलग अलग लोकेशंस पर हैं। like a user 1 is available, user 2 is available, user 3 is available, user 4 is available, user 5 is available। so we all are available in different location। अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई मेरी वेब एप्लीकेशन चल रही है, हमने कोई यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय कराई है, अगर आपको पास सेम प्रीमाइस में एक और सिस्टम है तो वो प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो जाएगी वेबसाइट। दैट इज कॉल्ड द लैन। लैन का मतलब है द ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क। यानी कि अगर आपने एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम आपने रखा है माई वीपीसी, आपने उसके अंदर एक सबनेट बनाया है जिसका नाम रखा है HR सबनेट्स। उस सबनेट्स में यू कैन मेंशन द 50 आईपीज, और आपने उसमें 50 मशीन्स क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। तो उन 50 की 50 मशीन को आप प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करा सकते हो। यानी कि आपने मशीन नंबर VM नंबर 1 पे वेबसाइट बनाई, VM नंबर 2 पर जाकर उस वेबसाइट को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। दैट इज कॉल्ड अ LAN। तो LAN नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है द ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम लोकेशन और सेम आईपी एड्रेस। वो हमारा केस में आ जाता है LAN के अंदर। तो अब अगर बट ये जो यूजर्स हैं, दिस यूजर इज नॉट अवेलेबल, दिस यूजर इज नॉट अवेलेबल इन अ इंटरनल। ये जो हम यूजर्स हैं, हम क्लाउड के, यानी कि हम VPC से कनेक्टेड नहीं है। ऑल आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट वाईफाई। तो VPC इज कॉल्ड अ वाईफाई नेटवर्किंग है, जिसके थ्रू आप रिसोर्सेज को एक्सेस करोगे। सो अब क्या है, आप लोग अपने अपने घर पे अलग अलग वाईफाई से कनेक्टेड हो। सो अब अगर आपको इस सिस्टम को एक्सेस करना है, तो क्या आप क्या करोगे, गो टू ब्राउजर एंड एक्सेस दिस मशीन 1.1.1.1 आईपी। आपने इस मशीन का आईपी एड ऑन करा और आपकी इस मशीन पे जो भी एप्लीकेशंस हम लोगों ने अलाउ करी हुई है वो एप्लीकेशंस आपको एक्सेस हो जाएगी। यस और नो। अब यहाँ पर जो भी वेब एप्लीकेशंस है, तो वेब एप्लीकेशन में यहाँ पे टर्म्स निकल के आती हैं कि वेब एप्लीकेशन यानी कि आपको ब्राउज़र पे जो चीज़ एक्सेस हो रही है उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड हैं वो या तो HTTP या अदर इज HTTPS प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस होंगे। यानी कि आपको ये प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। दूसरा कि ये वेब एप्लीकेशन चल कहाँ पे रही है, आपकी मशीन पे चल रही है, यस और नो, आपके सर्वर पे है। तो सर्वर को एक्सेस करने के लिए अगर आपने लिनक्स का सर्वर बनाया हुआ है तो नाउ यू कैन यूज SSH प्रोटोकॉल, और अगर आपने विंडोज़ का सर्वर बनाया हुआ है तो नाउ यू कैन यूज RDP प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो मैंने कल भी बताया था दोनों बैचेस में कि कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी मशीन पर कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आपके पास होने चाहिए। और आपको अगर मशीन्स को कम्युनिकेट कराना है तो आईपी एड्रेस भी क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप क्लाउड पे मशीन बनाएंगे तो आपके पास आईपी भी होना चाहिए और प्रोटोकॉल्स। अब इन दोनों चीज़ों के लिए जो आपकी क्लाउड की सर्विस है, तो हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोनों चीज़ रिक्वायर्ड है, क्रिएट VPC। तो VPC आपको एक क्रिएट करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप हाई अवेलेबिलिटी या स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिएट अ VPC। तो VPC क्या है, VPC प्रोवाइड अ कनेक्शंस बिटवीन क्लाउड VMs। VPC प्रोवाइड कनेक्शन एंड IP एड्रेस to all instance
कनेक्टेड विथ VPC। जो भी मशीन आपके VPC से कनेक्टेड है उनको IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? VPC। यानी कि अगर आपको क्लाउड पर 2 वर्चुअल मशीन्स हैं और इन दोनों वर्चुअल मशीन्स के बीच में आप नेटवर्किंग यानी कि डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं, तो इन डेटा शेयरिंग करने के लिए नाउ यू आर कनेक्टेड कि आपको ये दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन्स पर्टिकुलर एक नेटवर्क से कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसको हम कॉल करते हैं VPC। आपको अपने 2 मोबाइल्स में इंटरनेट चलाना है तो आपको दोनों को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा या आप मोबाइल डेटा से कनेक्ट करोगे। गॉट इट द पॉइंट? इसी तरीके से यहाँ पर आपकी मशीन्स को अगर IP एलोकेट करना है तो VPC, बट VPC आपके सिस्टम को कौन सा IP प्रोवाइड कराएगा? पब्लिक और प्राइवेट IP। इज इट क्लियर? तो पब्लिक IP व्हेन यू एक्सेस मशीन इन वैन, तो जब भी पब्लिक IP हो जाता है दैट मीन्स कि आप अपनी मशीन को कहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो? किसी अदर लोकेशन पे। अगर आप सेम ही लोकेशन पे एक्सेस करना चाहते हो तो यू डोंट रिक्वायर्ड है पब्लिक एक्सेस, वो आपको वैन IP ही चलेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एक हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले मैं एक नॉर्मल इंफ्रा बना रहा हूँ, देन इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताऊंगा, देन इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। गॉट इट दैट? सो हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नॉर्मल है। सो अगर इस नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे क्या चाहिए? तो क्रिएट अ VPC। दूसरे नंबर पे यू कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। दूसरे नंबर पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? इट्स वर्क एज अ फायरवॉल। वर्क एज अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप आपका वर्क किसकी तरह करता है? फायरवॉल। विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर्स और IP एड्रेस टू स्पेसिफिक लोकेशन और एनीवेयर। सो सिंपल सा है कि आप सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से अपने IP एड्रेसेस अलाउड करते हो, पोर्ट नंबर्स अलाउड करते हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर IP एड्रेस पे। यानी कि आप चाहते हो कि ओनली इस मशीन को सिर्फ यूज़र 1 ही एक्सेस कर पाए, या आप चाहते हो कि सभी एक्सेस करें। तो ये सारी की सारी जो भी मैपिंग होगी वो आपके किसके अंदर होगी? सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो नाउ कि कभी भी हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि अगर आप क्लाउड पे कोई भी सर्वर बना रहे हो, ये सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, इफ़ यू क्रिएट एनी सर्वर इन क्लाउड, तो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपके पास एक VPC बना होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और सेकेंड पॉइंट नाउ कि आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप भी होना चाहिए। अगर आपके पास VPC और सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है तो आपका सर्वर ना तो बनेगा और ना ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। द बाय डिफॉल्ट AWS प्रोवाइड 1 VPC। जिस तरीके से आप अपनी मोबाइल की सिम लेने जाते हो तो सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कहते हैं कि आप हमारा मोबाइल का डेटा यूज़ कर सकते हो। तो चॉइस इज योर कि यू कैन यूज़ इंटरनेट वाया मोबाइल डेटा और आइदर यू कैन यूज़ अ वाईफाई। आप अपने घर में या तो अपना वाईफाई लगा लो, और नहीं लगा रहे हो तो आपको उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर ने ऑप्शन दे रखा है कि आप वाईफाई में हमारा डेटा यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आप डिफ़ॉल्ट VPC मेरा वाला यूज़ कर लो, और अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना VPC बना सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? अब पॉइंट है कि कोई कंपनी किसी का यूज़ करेगी या अपना बनाएगी। डेफिनेटली 90% डिपेंड्स कि कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेगी। यस और नो? सो सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हाउ टू एग्जीक्यूट? तो अब इस लैब को करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर हमें क्लाउड पे कोई भी लैब करनी है तो उस लैब को करने के लिए हमें ये पाइपलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। पाइपलाइंस फॉलो करने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आपको क्लाउड पे ये लैब एग्जीक्यूट करनी है, सो क्रिएट AWS अकाउंट। आपके पास AWS का अकाउंट होना जरूरी है।
नहीं है, यानी कि आप कोई भी क्लाउड ले सकते हैं इसमें। मैं नहीं कहता कि खाली AWS लें, आप XYZ कोई भी वो ले सकते हो किसी भी क्लाउड पे। सेकंड पॉइंट, लॉग इन विद अकाउंट। थर्ड पॉइंट, सिलेक्ट रीजन। रीजन क्या है? रीजन एक लोकेशन है जहाँ पे क्लाउड्स के सर्विस प्रोवाइडर्स के डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि आप मेरे किस डेटा सेंटर्स पे अपने सर्वर्स क्रिएट करना चाहते हो। यानी कि सिंपल सा है कि आपके पास n नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। नाउ यू आर सिलेक्टेड कि आप फरीदाबाद के ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हो, दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हो, मुंबई के ट्रेनर सेंटर में पढ़ना चाहते हो। तो ये तो क्या है, एक कंट्री विद इन कंट्री है, तो इनको हम एज अ कॉल करते हैं क्लाउड में जोन। तो स्टेट लाइक अ जोन और रीजन लाइक अ कंट्री। गॉट इट द पॉइंट? तो कंट्री का मतलब है कि आपका क्या है कि आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हो या इंडिया से बाहर स्टडी करना चाहते हो। इसी तरीके से कि वेयर यू डिप्लॉय द सर्वर। सो नाउ कि आपको सिलेक्ट करना है रीजन कि आप इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहते हो या यूएस में एग्जीक्यूट करना चाहते हो या मुंबई में, वट एवर वेयर यू डिप्लॉय द सर्वर। उसके बाद नाउ द ऑप्शन क्रिएट अ VPC। आपको सबसे पहले VPC अपना क्रिएट करना पड़ेगा एंड VPC के बाद क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। देखिए, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा और आपको ये भी पता होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप और क्या है। तो आपने एक एग्जांपल दिया कि मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना है। सो हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं ऐड करना, बट नॉर्मली मैंने अभी ये बताया कि दिस इज़ अ मैंडेटरी। आप चाहे हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, चाहे आप XYZ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब क्रिएट अ VPC। क्रिएट अ VPC का मतलब है कि VPC के अंदर भी ना टर्म्स आ जाती हैं कि आप एक ही सर्वर लगाना चाहते हो या एक से ज़्यादा सर्वर लगाना चाहते हो। गॉट माय पॉइंट? आप 100 सर्वर्स बनाने चाहते हो तो 100 सर्वर्स, हर सर्वर पे एक IP होता है, यानी कि आपको 100 IPs रिक्वायर्ड होंगे। आपको 1000 सिस्टम लगाने तो 1000 IPs भी आपके पास होने चाहिए। सिंपल सा है कि आप जितने गेस्ट को अपने घर बुला रहे हो, उतने गेस्ट के लिए उतनी चेयर्स का इंतजाम भी तो आप करोगे, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है? IP के। तो सिंपल सा है, IP नहीं होंगे तो हमारे सिस्टम्स कम्युनिकेट करेंगे नहीं। तो IP किसके थ्रू मिल रहा है हमें? VPC के थ्रू। तो सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ VPC। देन अब इन सिस्टम पर हमें काम क्या कराना है, यानी कि आप भी कहते हो ना कि कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, इनको क्या खिलाना पिलाना है, तो आप कहते हैं जो पर्सनल हैं उनको चुपचाप से कोल्ड ड्रिंक ला के पिला दियो। कुछ वैसे हैं तो सबको बाहर खाना चलने दो। होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छी बात है, नहीं होता है तो, बट मैंने तो सुना पहली बार है नहीं होता है। होता है ना? होता है ना। क्लास में 20 बच्चे हैं तो कहते हैं नहीं यार तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, बाकी सबको क्यों नहीं खिला रहे। होता है नहीं होता? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा मैं सोचा इसी लैब को मैं एक्सपेंड करके थोड़ा सा बताऊँ। हाई एबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ एक बार और। सो अब यहाँ पर क्या है ना, कंडीशंस यहाँ पे अब और भी ज़्यादा है। सो पहले मैं ये चीज़ें बताता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा और डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कहते हो? इतना क्लियर है? थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ? यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं सिक्योरिटी ग्रुप का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो अभी मैंने सर्वर बनाया कहाँ है? सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो अभी तो मैंने 2 चीज़ बताई है ना। ये मैंडेटरी है, की पेयर मैंडेटरी नहीं है। आपके पास कस्टम EMI है तो की पेयर चाहिए? नहीं चाहिए। प्रोसेस जो बनती है हमारी वो सर्वर से उससे बनती है, इंस्टेंस से। उस इंस्टेंस के लिए बनाने के लिए तो की पेयर चाहिए ना। हमने तो बना के दे रखी है आपको पहले ही। हम नहीं कह रहे ना कि आप कस्टम EMI बनाओ, हमारे पास पहले ही बनी हुई है। मैंने बोला आप ये कस्टम EMI यूज़ करो, तो उस केस में की पेयर चाहिए, बट ये 2 तो चाहिए। मैंडेटरी चीज़ें हमें फोकस करना है कि जो चाहिए ही चाहिए। कुकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है किचन में? पहले नंबर पे गैस, दूसरे नंबर पे ऑयल। यस या नो? अब गैस और चूल्हे में क्या फर्क है मुझे तो पता नहीं। नहीं,
सिलेंडर होता है, चूल्हा चूल्हा होता है। अच्छी बात है। अब हम तो भाई वो मिट्टी के चूल्हे पे आग जला लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस पॉइंट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं कल परसों के लेक्चर में ही, कि लाइक CREATE क्रिएट वेबसाइट एंड डिप्लॉय और एक्सेस वेबसाइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये एक सर्वर है, क्लियर, और इस सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है और क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कौन तो वेबसाइट क्रिएट करेगा और कौन यूज़र है जो वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा। यानी कि वेबसाइट मेरे पास बनी हुई है, वेबसाइट मेरे को डेवलपर ने बना के दे दी, द वेबसाइट अवेलेबल, जो कि मेरे के पास क्या है, डेवलपर ने दे दिया है। अब आता है कि एक्सेसिंग पॉलिसी, एक्सेस कौन करेगा और डिप्लॉय कहां पे होनी है, वेबसाइट डिप्लॉय होनी है इन सर्वर। वेबसाइट हमारी डिप्लॉय कहां पे होनी है, सर्वर पे होनी है। ये यहां पर तीन कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। तीन कॉम्बिनेशंस के मतलब है कि लाइक क्लाउड का सर्वर अवेलेबल है यूएस में, आप अवेलेबल हो सभी लोग इंडिया में, सब यूएस का सर्वर इंडिया एक्सेस कैसे होगा। तो सिंपल सा है, सर्वर आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। हमारा जो सर्वर है वो हमारे पर्टिकुलर किसके साथ कनेक्टेड होगा, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा सर्वर कनेक्टेड है। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब आईएसपी के साथ मेरे पास n नंबर ऑफ यूजर्स भी क्या हैं, कनेक्टेड है। यानी कि 3 यूजर्स इज अवेलेबल, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3, जिसमें से जो यूजर 1 है इज माई डेवलपर। यूजर 1 कौन है, वो डेवलपर है। ये कौन हो गया, डेवलपर। और डेवलपर के सिस्टम का IP फॉर एग्जाम्पल 2.2.2.2 है। बाकी ये कौन हो गए, अदर्स हो गए। ये क्या है, अदर्स। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट SG। अब जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं तो सिक्योरिटी ग्रुप में सभी को पता है कि वी हैव अलाउड द प्रोटोकॉल्स। हम सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करते हैं, प्रोटोकॉल अलाउ करते हैं। अब मैंने सबसे पहले प्रोटोकॉल करा HTTP। तो HTTP के आगे मैंने जो रूल दिया वो मैंने रूल दे दिया एवरीवन, गॉट इट। दूसरा रूल बनाया HTTPS का, इसके आगे भी मैंने रूल दे दिया एवरीवन। उसके बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ SSH, इसके आगे मैंने रूल दे दिया कस्टम, और कस्टम के आगे नाउ वी हैव मेंशन द IP 2.2.2.2। नाउ आई एम जस्ट गिव द RDP, इसके आगे भी मैंने रूल दे दिया कस्टम, और कस्टम के आगे नाउ वी हैव मेंशन द IP 2.2.2.2। यानी कि इस पर्टिकुलर सर्वर के लिए आई एम अलाउड 3 प्रोटोकॉल्स, गॉट इट। टोटल 4 प्रोटोकॉल्स मैंने क्या करें, इस सर्वर के लिए अलाउड करें। सब आपको पता होना चाहिए कि इन प्रोटोकॉल्स का यूज क्या है। तो गाइस यूज है कि SSH और RDP से सर्वर आपका एक्सेस होगा, यानी कि आप सर्वर पे काम कर सकते हो। लेकिन HTTP और HTTP से सर्वर एक्सेस नहीं होगा, सर्वर की सर्विस एक्सेस होगी। तो मैंने क्या करा नाउ कि मैंने डेवलपर को इस सर्वर के कंसोल एक्सेस के राइट्स दे दिए हैं। नाउ हम प्रोवाइड अ कंसोल एक्सेस राइट टू डेवलपर। इज इट क्लियर कि डेवलपर क्या कर सकता है, डेवलपर इस सिस्टम को अपने लैपटॉप पर एक्सेस कर सकता है। तो डेवलपर को सिर्फ राइट दिए, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि मैंने SSH यानी कि फॉर लिनक्स का अगर सर्वर है और RDP अगर विंडोज का सर्वर है, बट मैंने इस बार उसके आगे एनीवेयर ना लिख के क्या कर दिया, पर्टिकुलर IP मेंशन कर दिया है। यानी कि RDP से रिलेटेड अदर्स वाले अगर ट्राई करेंगे पब्लिक IP, अगर मैं उनको दे भी देता हूं तो भी उनकी मशीन एक्सेस
यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 to 1 मैपिंग कर दिया है कि मेरे सर्वर को कौन काम कर सकता है। तो सर्वर पे क्या करा, डेवलपर ने सर्वर लॉगिन करा, वहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाई, IIS सर्विस करी और उसने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। यानी कि दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम एडमिन, कि एडमिन ने अपनी चीज़ बना दी। यानी कि किचन पे अंदर खाने वाले लोग अलाउड नहीं होते, खाना बनाने वाला अलाउड होता है। यस और नो? तो सेम कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट बनाएगा कौन, वेबसाइट डिप्लॉय कौन करेगा। तो मैंने सर्वर का एक्सेस दे दिया डेवलपर यूज़र 1। अब यूज़र 1 ने क्या करा, यूज़र 1 ने लॉन्च द वेबसाइट। यूज़र 1 ने हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। अब इस वेबसाइट को एक्सेस कौन करेंगे, अदर्स। और डेवलपर भी तो चेक करेगा मेरी वेबसाइट प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। तो अब डेवलपर क्या करेगा कि जो भी हमारे सर्वर का पब्लिक आईपी होगा, उस पब्लिक आईपी को ब्राउज़र में क्या करेगा, पेस्ट करेगा। तो उसको क्या होगा, उसकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस पब्लिक आईपी को RDP में, रिमोट डेस्कटॉप में पेस्ट करेगा, तो उसके पास सर्वर का कंसोल, यानी कि कंसोल एक्सेस, यानी कि SSH और RDP का जो वर्क है वो ओनली यूज़र 1 को अलाउड है। लेकिन HTTP और HTTPS से जो आउटपुट आएगा वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। दिस इज अ 2 टाइप्स ऑफ कस्टमाइज रूल, कि आपके पास कौन डेवलपर है क्या, यानी कि आप सर्वर पे काम करने के राइट्स किसको दे रहे हो। ठीक है, यानी कि सिंपल है ना, खाना बनाएगा कौन, खाना खाएगा कौन। तो दे 2 लाइन्स है ना, कि खाना बनाने वाला भी खाएगा बट खाना बनाएगा भी वो। तो मतलब जो खाना बना रहा है, किचन में, मसाले में, हर चीज़ की नॉलेज उसको रिक्वायर्ड है ना। जो खाना खा रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। यस नो? यानी कि जब देखते हैं ना खाना बनाते तो हर कोई सब्जी का नमक भी टेस्ट करता है, कराएगा भी नहीं करा, तो भाई उसको भी तो एक्सेस चाहिए। तो एवरीवन मैंने क्या दिया है, सर्विस का। अब एवरीवन की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का कोई मेरा एक और यूज़र है जिसका IP है 3.3.3.3। अब अगर मैं एवरीवन हटा के HTTP के आगे 3.3.3 लिख देता हूँ, तो ये IP जहाँ होगा ये वेबसाइट से वहीं पर ही एक्सेस होगी और किसी के लिए नहीं होगी। यानी कि मैं 1 to 1 मैपिंग भी क्या कर सकता हूँ, कि अपनी रिसोर्सेज किसको एक्सेस करानी है और किसको एक्सेस नहीं करानी है। इस टाइप्स के सारे रूल्स वी हैव क्रिएटेड इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप। So now we have execute this project. इतना क्लियर है एवरीवन?